राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने डाला दिल्ली में डेरा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकातों का सिलसिला जारी। एक सप्ताह से जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं कांग्रेसी। गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच हुई लंबी बैठक। संभावित कार्यकारिणी में एडजस्ट होने के लिए कांग्रेस नेताओं की माकन से गुहार। राज्य के 50 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात। सोमवार को सचिन पायलट और अजय माकन के बीच हुई लंबी बैठक। बैठक में संभावित कार्यकारिणी के नामों और नियुक्तियों को लेकर चर्चा। आज मंत्री हरीश चौधरी करेंगे अजय माकन से मुलाकात। कांग्रेस कार्यकारिणी अब अगले साल में ही बनेगी। पांच महीने से अकेले कप्तान के भरोसे चल रहा है कांग्रेस संगठन। कार्यकारिणी के बिना पंचायत चुनाव में उतरने से कांग्रेस को हुआ नुकसान। संगठन संवारने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 5 महीने से कप्तान भरोसे चल रहा प्रदेश कांग्रेस संगठन अब कार्यकारिणी से संवारने की तैयारी इसे हो रही है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच लंबी बैठक हुई। फिलहाल संभावित कार्यकारिणी के नामों और नियुक्तियों को लेकर चर्चा जारी है, तो कांग्रेस नेताओं का जयपुर से दिल्ली तक दौड़ भी लग रही है। दोपहर की दो टूक में इसी पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे आखिर कब तक बनेगी कांग्रेस की कार्यकारिणी। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 15 जुलाई को कांग्रेस की टॉप टू बॉटम पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई और उसके बाद से अभी चीजें जस की तस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब यह रणनीति के तहत लटकाया जा रहा है। नहीं, देखिए स्वप्निल, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जैसा जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये है कि एक तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो सिलसिला था वो अब रहेगा न रहेगा ये अपने आप में विचारणीय विषय रहा है। साथ साथ में इन्होंने जो कमेटियां बनाई थी कि एक तो समय कोऑर्डिनेशन कमेटी थी और एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कमेटी थी जो आला कमान की तरफ से बनी हुई थी। उनका काम क्या कुछ होना हुआ ना है उसका जो लेकिन चूंकि पीसीसी कहीं उस तरीके से रही नहीं। डोटासरा जब से बने हैं तो जो डिफरेंट जिला कमेटियां और ब्लॉक लेवल तक की जो कमेटियां हैं उनको रीबिल्ड करने का सिलसिला है। अभी उसमें उन लोगों को जगह दी जाएगी या नहीं जाएगी जो रिबेल हुए थे और जिन्होंने सरकार और संगठन दोनों को चुनौती दी थी, ये विचारणीय विषय है। तो अजय माकन जिस तरह का बयान देते रहे हैं उससे लगता ये है कि वो जो गए हैं और जो आ गए हैं उनमें समन्वय बिठाने का सिलसिला करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं और कैडर बेस्ड पार्टी अब मेरा ख्याल है कि न बीजेपी है न कांग्रेस है। अब तो कुल मिला के नजर आता है इसीलिए इसे लंबा भी खींचा जा रहा है, फूक फूक कर कदम भी रखे जा रहे हैं, रणनीति के तहत टाला जा रहा है कि कहीं जो फिलहाल शोले हैं वो अग्निकांड में न बदल जाएं। ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सरफुटोवल से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा नेतृत्व मिला हुआ है राजस्थान में मुख्यमंत्री का, उसमें अब ऐसी गुंजाइश है नहीं। वो आए दिन बोलते रहते हैं, अभी भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने की चेष्टा कर रही है। इसका मतलब सब लोग अलर्ट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से समन्वय बिठाने का काम बड़ा मुश्किल है। जो अजय माकन चूंकि अब सारी चीजों से वाकिफ है, वो उस बगावत के वक्त में भी मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं। तो अब वो समन्वय कैसे बिठाएंगे? मुझे लगता यह है कि
जो सचिन पायलट के साथ में जो लोग गए थे, उनके साथ में उनका समन्वय बिठाना भी बड़ा जरूरी है। वो अपने आप में बड़ा परेशानी पैदा करने वाला है, क्योंकि जो लोग प्रतिबद्ध और जमे रहे सरकार के साथ में, उनका यह कहना है कि इनको संतुष्ट करने की क्या आवश्यकता है। इनको संतुष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सरकार बनी तो 100-200 लोग लेकिन निकाय चुनावों में निकाय चुनावों में पायलट गुट के चेहरे अपने यहाँ बहुत फ्लाइंग कलर से पास हुए। खासकर अगर आप भरतपुर साइड देखते हैं या दूसरी तरफ देखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस एक मेंटल दबाव तो डालेगा। अजय माकन को भी उस चीज से जूझना होगा। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फीडबैक बैठ के ले रहे थे अजय माकन, एकाएक वो सिलसिला रुक गया। स्वप्निल जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी सत्येंद्र जी। हेलो। हाँ सत्येंद्र जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप दोबारा पूछेंगे अपना प्रश्न? मैं ये कह रहा हूँ कि फीडबैक बैठ के ले रहे थे अजय माकन। मेरे ख्याल से कुल 11 जिले वो कवर भी कर चुके हैं, फिर वो सिलसिला रुक गया। नहीं, देखिए, जो फीडबैक का सिलसिला था वो निरंतर चालू है। बीच के अंदर वो थोड़ा सा देरी से जरूर रुका हुआ है, क्योंकि कारण ये है कि बीच के अंदर अजय माकन जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोविड के चक्कर से रुका हुआ था। अब 25 तारीख को वो कोटा जा रहे हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में जो उनके पास फीडबैक आएगा उसके अनुसार वो प्रभारी महामंत्री हैं कि संगठन को और मजबूत करने के लिए अपना निर्णय लेंगे। अपने विवेक से निर्णय लेने के बाद में प्रदेश कार्यकारिणी जो बनेगी, ये बहुत लंबा नहीं खींच गया पहले बनी हुई थी मजबूत, वैसी देखिए कि प्रक्रिया है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो देखने की बात यह है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो वैश्विक बीमारी चल रही है कोविड वाली, उसको देखते हुए अगर कि जीवन को बचाने के लिए कार्यकारिणी को अगर थोड़ा सा लेट कर दिया जाता तो मैं समझता हूँ वो कोई जरूरी नहीं है। प्रदेश की जनता की सेवा के लिए प्रदेश के जितने भी महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मैं आपसे निवेदन ये कर मुंबई में मैं आपसे स्वप्निल जी मेरी बात पूरी कर लूं। महाराष्ट्र की बात पे अभी आते हैं। प्रदेश की जनता के साथ में प्रदेश का कांग्रेस का निवर्तमान कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस वक्त जो संकट की घड़ी चल रही है उस पर खड़ा हुआ है। जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो उनका संदेश है कि कोविड महामारी से कैसे हम राजस्थान को उभारें, उस पर काम कर रहा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी न होते भी जो भी निकाय चुनाव में हमारा प्रदर्शन रहा है, वो प्रदर्शन एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के साथ कुछ लोग बेसब्रे भी हुए ना। अब आप देखिए, पूर्व राज्य मंत्री आपके गोपाल केसावत या फिर इंदिरा मीणा जी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, कुछ लोग बेसब्रे तो हो रहे हैं आपके। नहीं, देखिए, उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि बैठ के बात कर ली जाएगी। पोस्ट डालने का मतलब ये नहीं कि कोई नाराजगियां बहुत इस स्तर पे हैं, कुछ से वार्तालाप के बाद में अगर कोई बात होती है तो वो नाराजगी दूर भी हो जाती है। पोस्ट डालने का मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में कोई दूरी है। पोस्ट डालना अलग बात है। हमारे साथ में इंदिरा जी भी हैं, केसावत जी भी हैं, और जितने भी हैं प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, निवर्तमान हैं, चाहे कार्यकर्ता, उस सब संगठन के साथ में खड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी की जो राज्य के अंदर सरकार चल रही है लोक कल्याणकारी है, उसको मजबूती के साथ जनता के साथ संवाद स्थापित करते हो। कोरोना वैश्विक महामारी से कैसे जूझ के, जिस तरह गहलोत साहब का एक नजरिया है, और मैं समझता हूं कि उनके इस नजरिए के कारण जो राजस्थान इस बीमारी से उभरा है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। मुकेश पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब जिस तरह का संगठनात्मक ढांचा बीजेपी का है और उसको जिस तरह का फायदा होना चाहिए था, मतलब सामने कांग्रेस का घर जिस तरह का अभी फिलहाल नजर आ रहा है, उसे देखते हुए वो फायदा तो आप भी नहीं उठा पा रहे हैं, कभी नहीं उठा पाए। नहीं, फायदा उठाना और नुकसान वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय पर आपने जो डिबेट रखी है, देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां कांग्रेस कब करती है, कैसे करती है, उसके तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सीधा सरोकार नहीं है। ठीक है, लेकिन एक विपक्ष के नाते ये जरूर चिंता का विषय है कि राजस्थान प्रदेश में आज कई विभाग ऐसे हैं कि जिनके मंत्री नहीं है, उनकी एवज में दूसरे मंत्री काम कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी कई विभागों के मंत्री बने बैठे हैं, इवन गृह मंत्रालय भी उनके पास है, जिसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि आज राजस्थान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही कमजोर हो गई। अभी मेरे मित्र ने कहा कि कोविड के कारण अगर कोई ये नियुक्तियां लेट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक साहब, थोड़ा सा ध्यान से सुना करें बात को आप। मालिक साहब, ध्यान से सुना करें आप मेरे बात को, तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ। तो सवाल ये है कि प्रदेश के अंदर सभी विभागों के मंत्री हो
उनकी मंत्रियों की नियुक्ति हो, जिसके कारण प्रदेश की जनता को राहत मिले, विभागों के काम हो। आज स्थिति ये है नहीं, पर अगर मैं आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों का इतिहास भी खंगालूं तो कई विभाग अपने पास रखने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री भी फेमस रहे। आज भी कुछ राज्यों में आपके मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा विभाग अपने पास रखे हुए, तब आपको दिक्कत नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह हुआ था, उसके बाद जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर जो भी इन्होंने अपना समझौता किया है, उसके अनुरूप, उसके कारण ये सारा मामला। मुकेश पारीक जी, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुकेश पारीक जी, सरकार को समर्थन, मुकेश पारीक जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। देखिए, कांग्रेस में कोई भी सामने आकर ये नहीं कह रहा कि पायलट और गहलोत के बीच में कोई समझौता हुआ। वो इस बात को मानना भी नहीं चाहते। ये आम समझ में समझा जा रहा है कि समझौता हुआ होगा। अब आप जब ये कह रहे हैं कि समझौता हुआ, तो मुकेश पारीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है उस पर आप कांग्रेस से ज्यादा निगाह रखे हुए हैं। आपके पास अंदरूनी जानकारियां हैं क्या? आपके घुसपैठिए हैं कांग्रेस में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ। ये चीज आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, सत्येंद्र जी को भी दिख रही है, सैनी जी को भी दिख रही है। मैंने वही एक जनरल चर्चा की है। जो दिख रहा है, दिख इसलिए रहा है कि आज इतने दिन हो गए इनका, जब अगर कोई भी कलह नहीं होता तो उस समय स्वयं प्रदेश का अध्यक्ष इनकी पार्टी को छोड़ के जो उप मुख्यमंत्री भी थे वो चले गए। आज ये एक पद एक व्यक्ति की बात करते हैं। अरे सत्येंद्र जी, 2 मिनट रुकिए। तो मुकेश पारीक जी, अब देखिए, अभी तक मैं सॉफ्ट क्वेश्चंस पे चला, अब मैं डिबेट को थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की ओर मोड़ रहा हूं, लेकिन किस्मत से आप ही ने मुझे मौका दिया है। मैं आपके साथ उस सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। कलह है इसलिए देरी हो रही है, इसीलिए जब आपके यहां 72 दिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा सका था, कलह थी, मैं ये मान लूं, हम इस बात को स्वीकार कर लें? नहीं, बिल्कुल कलह नहीं थी। आपको फर्क है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के नहीं गया था, समर्थन वापस नहीं लिया था सरकार से। सरकार का विद्रोह करके हमारे मंत्री नहीं गए थे। मुकेश जी, आपको शायद ध्यान नहीं है। मुकेश जी, आप गलत फीडबैक कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, गलत बात बोल रहे हैं। सत्येंद्र जी, रुकिए ना, मैं आराम से सवाल पूछ लूंगा। मुकेश पारीक जी, चूंकि मैंने कहा कि अब मैं डिबेट को थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ मोड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ओम सैनी जी आपके पास बाद में आऊंगा। सत्येंद्र भारद्वाज जी, पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं अब इस राउंड में। सत्येंद्र भारद्वाज जी, आपके पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने हमें बता दिया है कि आपकी पार्टी में कौन नकारा है, निकम्मा है, बिना किसी काम का है, फिर क्यों देरी है? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं जो पहले से पारीक जी बात कर रहे थे उसका जवाब दूंगा, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। पारीक साहब को ये कहां से पता चल गया कि हमारे को कोई छोड़ के चले गए? कोई छोड़ के नहीं गए, ठीक है, कुछ बातें थी उसकी वजह से हुई। दूसरी चीज ये बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में क्या कईयों के पास विभाग है, पिछला अपना इतिहास देख लें, और अगर जानकारी नहीं है तो संविधान की सीमा देख लें। 15% जितना भी, इतना तो मैंने भी उनको टोक लिया था विधानसभा में, सत्येंद्र जी, इतना तो मैंने भी उनको क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था। आपके शब्द अलग है, मेरे शब्द अलग है। मेरा आपसे जो सवाल है उस पर बात करता हूं। आपकी पार्टी में कौन नकारा है, निकम्मा है, बिना किसी काम का, ये तो आपकी पार्टी के दिग्गज चेहरा बता चुके हैं। तो फिर तो कार्यकारिणी यूं बन जानी थी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, कार्यकारिणी बन जाएगी स्वप्निल जी। कार्यकारिणी को लेके कोई हमारे मतभेद नहीं है। कार्यकारिणी जो समय लग रहा है वो अलग बात है, कार्यकारिणी बनने वाली है, कार्यकारिणी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, ये अपने अध्यक्ष की बात कर लें, कितने दिन बाद इनके तो अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद कितने दिन बाद कार्यकारिणी लाए, ये इनका आंतरिक मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट ये हमारे आंतरिक मामलों में जो बोलते हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने कोई जासूस छोड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की, वो तो आप ढूंढिए उसके बारे में। सत्येंद्र जी, आपके वही पार्टी का दिग्गज चेहरा ये बताता है कि आपकी नाक के नीचे लोग अमित शाह से मिलकर आ जाते थे, तो वो तो आपको ढूंढ रहे हैं ना। कटारिया जी बार बार ये क्यों कहते हैं सरकार गिर जाए? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, कटारिया जी बार बार क्यों कहते हैं सरकार गिर जाएगी, या और कोई इनके नेता क्यों गिर जाएंगे कि सरकार गिर जाएगी? अरे भाई, चुनी हुई सरकार है, जनता ने राजस्थान की सरकार को चुना है, कांग्रेस पार्टी को चुना है। क्योंकि मैंने कहा था इस राउंड में मैं क्वेश्चन टफ कर दूंगा। अब देखिए ओम सैनी जी, सिंपल सी बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी दिलों के फासले मिटे नहीं हैं, और दूध का सबसे ज्यादा जो जला होगा वो छाछ फूंक कर पिएगा। देखिए, कुल मिला के तो आपने ये दोनों पार्टियां, इनका तो अपना सिलसिला है, लेकिन हम लोग मीडिया के लोग हैं तो हमें बड़ा साफ साफ नजर आता है। जो नजर आता है वो बयान करने से हम चूकते नहीं है। इसलिए ये कहना कि दिलों में कोई फासले नहीं है, कोई वो नहीं है, वो तो सब बरकरार है, दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई
समन्वय अगर कोई बैठता है तो बैठ करके सामने आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों को नहीं बता पा रहे हैं और यही प्रॉब्लम है। हालांकि आला कमान ने इनके जो 2-3 कमेटियां बनाई हैं जिनके माध्यम से मैनिफेस्टो वाली कमेटी और समन्वय वाली समिति, ये सारी समिति ये नहीं होने से ही मेरा ख्याल है कि कांग्रेस की जो फौजें पंचायती इलेक्शनों में काम नहीं कर सकी, वो कर सकती थी अगर वो काम हो गया होता तो। अब ये शायद ये कर रहे हैं, ये हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कितना डिले हो रहा है इसको लेके लोगों में ऑब्वियसली देखिए, अब देखिए कांग्रेस को कुछ चेहरे आकर एक फिल्मी डायलॉग है, मैं सिर्फ उस डायलॉग को ले रहा हूं, कई लोग ये सूचित कर रहे हैं और फिल्मी डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब होता क्या है ना कि सन्नाटे की गूंज सुनाई देती है ओम सैनी जी। हाँ बिल्कुल सुनाई देती है और उसके अर्थ निकलने लग जाते हैं, तो उन अर्थों से अब जब हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि क्यों डिले हो रहा है, तो जवाब होना चाहिए कि बस आला कमान फैसला कर रहा है, समन्वय बिठाने के लिए डिले कर रहे हैं, तब समन्वय हो गया, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा और 5-7-10 दिन कोई बाइंडिंग तो हो। नहीं, अभी तो आला कमान में ही समन्वय की स्थिति बनाने की कवायद पिछले शनिवार को शुरू हुई है। अब राजस्थान के लिए तो मेरा ख्याल है कि सारा सीन साफ हो गया, अजय माकन सब कुछ समझा गए हैं और वो समन्वय की जुबान थे जिसमें कह रहे थे कि जो बागी गए थे उनमें एसेट है, तो ये जब ये सब सुनने को मिला कि एसेट है, तो एसेट है का क्या मतलब? तो फिर बगावत क्या थी? एसेट बगावत करती है क्या? तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। इस एसेट से मुझे याद आया, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले विश्वेंद्र सिंह का मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने जो पायलट गुट के विधायक हैं उनके निकाय चुनाव के परफॉर्मेंस में लिखा कि देख लीजिए कौन बागी और कौन बाकी है। वर्ड से खेले, वो अनुप्रास अलंकार से खेले, लेकिन धांसू था। और शनिवार के दिन उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली में जलजला आया है। अब देखिए, दिल्ली में उस दिन भूकंप के झटके महसूस हुए थे, लेकिन एक तीर से 2 निशाने विश्वेंद्र सिंह से बेहतर अभी फिलहाल कोई मार रहा हो अंदरूनी सियासत पर मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुकेश पारीक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश पारीक जी, मुझे एक बात बताइए, ये तो फैक्ट है कि आप कांग्रेस के भीतर की हर हलचल को, आप मतलब बीजेपी, इतनी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि पूछिए मत। मतलब जितनी बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुद्दों पर निगाह बनाए रखते हैं, उतना प्रदेश बीजेपी, प्रदेश कांग्रेस के भीतर नजर रख रही है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या जरूरत थी कि कांग्रेस का अब फिलहाल एक साधारण विधायक बन चुका व्यक्ति और एक मंत्री अगर कार में स्पॉट हुए तो उसको इश्यू बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और हमारा ये धर्म है और दायित्व भी है कि सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है और सरकार किस कारण से इस प्रकार से कार्य कर रही है, वो हमको जनता को बताना, हमारे को बताना भी चाहिए और हम उसको बताते भी रहे। ठीक, आपने जो एक बात बोली, मैं आपको उसको पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि जो बार बार अशोक गहलोत जी ने उस काल में ये कहा कि नकारा कहा, उसको क्या क्या कहा, आज उनसे आप कह रहे हैं कि समन्वय हो रहा है, समझौता हो रहा है। वो कौन सा समन्वय और कैसा समझौता हो सकता है? जिन मंत्रियों को आपने बर्खास्त किया उनसे आप कौन सा समझौता कर रहे हैं? जिन लोगों ने, जिन इनके विधायकों ने इनका साथ दिया, उनके साथ ये कौन सा समन्वय? नहीं, लेकिन आपके तेवर अगर वहां सब चीजें ठीक कर ले जाएं तो फिर हो सकता है वो कहावत को चरितार्थ करने की आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए ज्यादा एक्टिव है बजाय कि जनता को राहत देने के। ये सब जनता को नजर आ रहा है, जनता को दिख रहा है। बार बार आप कोविड में अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने ये किया वो किया। अरे कोविड के वो 34 दिन प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी जब हमारी पूरी सरकार एक होटल के अंदर बंद थी और उनकी सारी सेवा के अंदर ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए थे। आप कौन सी बात करते हैं? तो ये जो इनका चाहे समन्वय हो चाहे समझौता हो, इस सरकार के अंदर इस पर आपको तो फायदा है ना उससे, क्या फायदा उठा पाए? रहेगा नहीं ना, कुछ तो शायद वहां पर ठीक होगा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे हालात में तो आपको फायदा होना चाहिए, पर क्या आप फायदा उठा पाए? कुछ तो उसमें सही हो रहा होगा जो आप पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। एमपी में तो उठा लिया था ना, हम एमपी में तो उठा लिया था ना मुकेश जी। कौन सा फायदा हमको? अरे अगर पार्टी में फूट थी और चीजें नहीं बन रही थी तो आप एमपी में तो फायदा उठा ले गए थे ना। मैं सियासत की भाषा में बोल रहा हूं, मुझे सियासत सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं।
आपको आंकड़ों की जानकारी है, मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए थे, ठीक। उन परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत आपको जानकारी है कांग्रेस से अधिक था। सीटों में हम जरूर उनसे कुछ सीट कम थे, लेकिन हमारा मत प्रतिशत अधिक था। ये कांग्रेस कहती है बहुमत की बात, आप मुझे सबसे ज्यादा में आ जाइए, प्रदेश में मात्र 1,50,000 मतों मुझे का सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जैसे ही सवाल टफ होते हैं चीजें आंकड़ों पर आ जाती है। खैर, सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये ना कि लोकतंत्र में आंकड़े ही गवाही देते हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं आपके लिए, मैं क्या कह सकता हूं उसमें। इसीलिए मैंने सियासत शब्द पहले जोड़ा था अपने सवाल में, लेकिन ठीक है। सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मुझे सच बताइए, देखिए सत्येंद्र भारद्वाज जी, कोई बुराई नहीं है, आपकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, नहीं तो आज से 9 महीने पहले तक मीडिया बार बार कह रहा था पार्टी में फूट है, आप सब लोग आके कहते थे बिल्कुल नहीं है, और फिर सबके सामने आ गया। आज क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि दिलों के फासले नहीं मिटे अभी भी, और यह देरी का कारण है? देखिए स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। पहली चीज तो ये, अभी जो पारिक साहब बोल रहे थे, मैं 1 मिनट में उनके प्रश्न जो उन्होंने जवाब दिए उनका देना चाहता हूं। 34 दिन, अरे 34 दिन की जो मजबूरी हुई, 34 दिन के अंदर आपने कभी ये देखा? हमारी सरकार तो 34 दिन में होटल में बैठ के भी काम कर रही थी। आपके यहाँ क्या हो रहा था? आप विपक्ष के अंदर थे, आपने कोविड के अंदर जनता को संभाला जाके। अशोक गहलोत जी ने जो कार्यक्रम दिए हुए थे कोविड से कैसे हम लड़ेंगे, उसके बारे में आपने कोई कुछ बात करी? और जो प्रवासी मजदूर थे उसके बारे में देश में क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, उसके बारे में कभी आपने सोचा? क्या हुआ उनके साथ में? अगर उनको छूट दे दी जाती, अगर उनके बारे में सिस्टमेटिक रखा जाता, आन-फान में लॉकडाउन नहीं किया जाता हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं समझता हूं देश की हालत ऐसी बताइए, क्या दिलों के फासले मिटे हैं? मजदूर से पूछिए जो पैदल अपने 4-4 दिन 15-15 दिन चल के घर पहुंचा है। और दूसरा ये रहा विपक्ष की भूमिका। नहीं, एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो गया था, मैं चाह रहा था आप उस सवाल पर जवाब देते तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी आप तीनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।